जम्मू कश्मीर के रामबन के शिगन-हिंगनी और रामसू में एक स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हुई है, जबकि 4 अफराद जख्मी हैं। 2 लोगों की जाए हादसे पर ही मौत हो गई। दीगर 2 अफराद ने बानिहाल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चारों जख्मियों को जेएचएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। नाचलाना शगन के आसपास हुआ है। ये हिंगनी में ये शादी जो है, ये नील से शादी आ रही थी और ये शगन के वापसी आ रहे थे। ये तो एक हादसा जो पेश वहाँ पे आया, इसमें 8 से 9 लोग थे, जिसमें 3 लोगों की जो है अभी डेथ हुई है। 2 नाचलाना के हैं और एक जो है वो शगन पंचायत का है। और इसमें बाकी लोग जो है उनको रेफ़र किया गया, जिसमें 2 बरजुला गए हैं और बाकी लोग जो है अनंतनाग हॉस्पिटल में। गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, खासकर वहाँ के जितने भी हमारे इंतज़ामिया वहाँ पे हेल्थ के हैं, उनसे कि इनको खास कर ध्यान रखें। वहाँ किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो इन्हें तो इनका देखें, जब तक हम यहाँ से इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे। और मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ खासकर डीसी साहब से कि इनको वहाँ पे आप बात करें। वहाँ के जितने भी एजुकेशन हमारी वहाँ पे है हॉस्टल, चाहे वो बरजुला में है या अनंतनाग में है, तो आपके माध्यम से ये मैं उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इनको जो भी ज़रूरत परेशानियाँ वहाँ पड़ेंगे, वो ज़रूरत जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगे वो वहाँ पे पूरी करें। तो रामबन में यह बड़ा हादसा पेश आया है। रामबन के शिगन हिंगनी रामसू का यह हादसा बताया जा रहा है और यह ट्वीट भी आप देखें, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए। हमारे नुमाइंदे बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, दर्दनाक हादसा है और जो लोग इस हादसे में अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोगों को निकाला गया है? क्योंकि खबर आ रही है कि 4 लोग इसमें अब तक हलाक हुए हैं। अपडेट क्या है बिलाल? देखिए हुरेरा, ये सड़क हादसा जो है ये शगन के मकाम पर, शगन बदरकोट के मकाम पर पेश आया। एक शादी की गाड़ी थी जो गुज़श्ता दिन बारात लेके गए थे और अभी जो वापस शादी आ रही थी, तो ये बदरकोट के मकाम पर पहुंचने पर जो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जो इस हादसे की शिकार हुई। और इस हादसे में जो है 2 अफराद जो है मौके पर ही जान अपनी गंवा बैठे। और जो ही सड़क हादसे की इत्तला लोकल पुलिस को और हिमालयन किवाटी रामसू को और मकामी रजाकारों को मिली, तो सब लोग जल्द से जल्द वहां पहुंचे और उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले जो जख्मी अफराद थे उनको वहां से निकालने का काम शुरू किया गया। कुछ जख्मियों को रामसू हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और बाकियों को जो सीरियस थे उन्हें सब जिला अस्पताल बानिहाल शिफ्ट किया गया, जहां जेरे इलाज होने के दौरान 2 मजीद डेथ होगी। और अभी हमारे पास जो अपडेट है, 4 अफराद की मौत वाकई हो गई है और 4 अफराद जो मजीद थे वो जख्मी थे, उन्हें कश्मीर जेएमसी अनंतनाग शिफ्ट किया गया है। और उनमें से एक जो शदीद जख्मी है उसे सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया है। इसमें ये बताना जरूरी है कि इस हादसे में जो है 6 खवातीन थी और 2 मर्द थे। 2 मर्द की इसमें डेथ हो चुकी है और 2 खवातीन की हुई है। बाकी जो 4 खवातीन है वो इस वक्त कश्मीर में ज़ेरे इलाज है। उनकी पहचान जो है वो पुलिस ने कर दी है। जो डेथ्स हुई है उनकी पहचान हो चुकी है। उसमें हम इतला देना चाहेंगे अपने नाजरीन को कि जो डेथ्स हुई है उसमें सबसे पहले जो नाम जो रामसू हॉस्पिटल में थे उनमें से हाजा बेगम थी और अब्दुल रशीद थे, जिनका ताल्लुक शगन नाचलाना से थे। उसके बाद जो ड्राइवर मुश्ताक अहमद मलिक है वो बानिहाल में अस्पताल के अंदर जो है जेर इलाज, जब इलाज के दौरान उनकी मौत वाकई हो। उसके अलावा जो जाहिदा बेगम वाइफ ऑफ जलालुद्दीन जो है उनका भी जो इंतकाल है, वो जो डेथ है जो हॉस्पिटल में ही होती है। उसके अलावा जो हमारे पास जख्मी अफराद है उनमें से 4 खवातीन है जिनका नाम है मुस्लिमा बेगम है, उसके अलावा सुहाना बानू है, आफरीन बानू है और शहनाजा बेगम है, जिन्हें इस वक्त मुंतकिल किया गया है श्रीनगर सिक्किम सोरा। तो अपडेट हमारे पास ये है कि यह बड़ा सानिया और हादसा पेश आया है। पूरा इलाका जो शादी का माहौल था एकदम मातम में बदल चुका है। सब लोग जो है इस वक्त मातम में है और ये बड़ा हादसा होना, एक लिंक रोड जो है यहाँ नाचलाना हिंगनी से निकलता था और शगन गांव की तरफ जाता था, जो इस हादसे में जो है 4 अफराद की मौत वाकई हो जाती है और 4 अफराद जो है जख्मी है, जो इस वक्त जेर इलाज है। बिलाल, 2-3 चीजें इस हादसे से जुड़ी हुई कि यह हादसा किस वजह से पेश आया, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई? और सबसे अहम यह कि जिस नाचलाना की आप बात कर रहे हैं, जिस मकाम की, यहां पर हमेशा हादसे होते रहते हैं। ना चलाना मतलब जगह का नाम ही आप देखिए कि यहां पर गाड़ी आपको बहुत तेज नहीं चलानी है, बहुत रफ्तार में आपको नहीं चलना है, बहुत ध्यान से चलना है, बहुत फोकस करना है अपने सफर के ऊपर, अपनी ड्राइविंग के ऊपर। तो इस तरह के हादसे बार बार यहां पर क्यों होते हैं, यह भी सवाल उठता है।
हाँ देखिए, सवाल तो यकीनी है कि यहाँ पे ये हादसा जो पेश आया है नेशनल हाईवे से हट के जो है लिंक रोड है। हमारे लिंक रोड्स की हालत ये है कि जो पीएमजीएसवाई बनाता है या पीडब्ल्यूडी बनाता है, जो जाबिता होता है कि कम से कम ये 18 फुट से ज्यादा ही इस सड़क का होना होता है, लेकिन ये जो ठेकेदार होते हैं अपनी मनमर्जी से इसको 10 से 12 फुट में ही समेट लेते हैं। उसके अलावा दीवारों का ना होना, ब्लैक टॉप का ना होना, और कई बार ऐसा भी होता है कि ड्राइवर लोग को भी गफलतछारी होती है कि वो थोड़ा स्पीड ज्यादा कर देते हैं। यहाँ जो आप जानते हैं हुरेरा की ये जो जिला रामबन का इलाका है, मैक्सिमम हिली एरिया, आप खुद ही बात कर रहे थे कि यहाँ पे फोकस के साथ, ध्यान के साथ गाड़ी को चलाना होता है, और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि ड्राइवर गफलतछारी की वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं। लेकिन वहीं हुकूमत व इंतजामिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन सड़कों की हालत को बेहतर किया जाए, और जो खास तौर से लिंक रोड है वहां पे ब्लैक टॉप होना चाहिए, वहां बैरिकेड्स होने चाहिए, वहां पे जो दीवारें होनी चाहिए। वो सब चीजों की कमी की वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं। इससे पहले भी माजी में इसी रोड पे जो 1-2 हादसे पेश आए, लेकिन खुशकिस्मती की बात थी कि उस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन काफी अफराद जख्मी हुए थे। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नाचलाना के मकाम पर ही 2017 में जो है एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें यात्री कम से कम 18 यात्री की डेथ हो गई थी। तो ये इलाका जो है एकदम हिली टेरन होने की वजह से यहाँ पे हादसा पेश अक्सर आते रहते हैं, लेकिन उसमें जिम्मेदारी हुकूमत व इंतजामिया की भी है कि वो सड़कों की हालत को बेहतर रखे, और जो जितने भी जो एहतियाती तदाबीर है वो की जानी चाहिए। और ड्राइवर्स खास तौर से उनसे भी अपील यही की जाती है, उनको भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जब वो गाड़ी चला रहा हो तो उनके साथ में कहीं लोग होते हैं, कहीं फैमिलियों के चिराग होते हैं, कहीं फैमिलियों के घर के बड़े होते हैं। एक ड्राइवर की छोटी सी गलती और गफलतछारी की वजह से ये इतना बड़ा नुकसान होता है कि जिसकी भरपाई करना बाद में मुश्किल होता है। और आज भी इसी तरह हुआ कि एक शादी जो है, पूरे गांव में शादी का माहौल था, अचानक ये हादसा पेश आता। अभी तक तो हादसे की वजूहत पता नहीं लग पा रही है। पुलिस ने इस मसले में जो है मामला दर्ज कर दिया है और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये हादसे की वजह क्या रही होगी, लेकिन हादसा बहुत ही भयानक था। कम से कम बिल्कुल। बिलाल, इस गाड़ी में कुल कितने लोग थे, और जो लोग अब एडमिट हैं, जो उनकी हालत किस तरह की है? क्या कुछ ऐसे भी जिनकी हालत तशवीशनाक है अभी? जी बिल्कुल, ये जो 4 अफराद है, 4 खवातीन है, उसमें से 3 लड़कियां हैं, 15 साल की, 12 साल की, और एक खातून जो मैचर है। तकरीबन उनकी उम्र 35 से 38 साल बताई जा रही है, जिनकी इस वक्त हालत थोड़ी सीरियस बताई जा रही है। इस जिम्न में उनको जो है सिकिम सोरा जो है अनंतनाग पहले बानिहाल उनको फर्स्ट एड दिया गया, वहां से जीएमसी अनंतनाग उनको शिफ्ट करा गया था। वहां पे जो डॉक्टरों की टीम ने उनको जो पूरा मुआयना करने के बाद इस वक्त जो है उसको सिकिम सोरा शिफ्ट किया है, ताकि मजीद इलाज व मुआवजा वहां पे हो सके। बाकी 3 की जो हालत है, अभी कुछ लोगों से हमारी वहां पे बात हुई हॉस्पिटल के अंदर, उनका यही कहना था कि इनकी हालत फिलहाल अभी ठीक बताई जा रही है, और बाकी जो एक सीरियस खातून थी। बिलाल, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई कि इन लोगों का ताल्लुक ये मकामी लोग हैं या दूसरे अदर स्टेट्स के हैं? क्योंकि गाड़ी का जो नंबर प्लेट निकल कर आया उसमें छत्तीसगढ़ की ये गाड़ी लग रही है। नहीं, ये चंडीगढ़ की गाड़ी है हुरेरा में, क्लियर करूंगा, ये चंडीगढ़ की गाड़ी है। लेकिन ये जो लोकल लोग थे, यहाँ पे शादी थी एक गांव से, शगन की जो बारात थी, कल यहाँ से नील इलाके में ये बारात गई थी। रात भर वहां पे बारात के बाद आज सुबह वापस जो है दुल्हन लेके ये शादी वापस आ रही थी। खुशकिस्मती की बात है कि दूल्हा और दुल्हन जो है वो दूसरी गाड़ी में थे, इस गाड़ी में नहीं थे, बल्कि ये बाराती उसके साथ में जा रही थी। जो ये स्कॉर्पियो गाड़ी, जो महिंद्रा स्कॉर्पियो थी, चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी थी, ये इस हादसे की शिकार हुई। और इसमें से 8 अफराद इसमें कुल सवार थे, जिसमें 2 मर्द थे और 6 खवातीन थी। 2 मर्द जो है उनकी डेथ ऑन स्पॉट हो जाती है, और बाकी 2 खवातीन की बानिहाल हॉस्पिटल में जेर इलाज, उनके इलाज के दौरान। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी इसमें चल रहा है और कुछ लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और उम्मीद की जा रही है कि ये लोग जल्द से जल्द इन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने करगिल जंग के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। राजनाथ सिंह ने खिताब करते हुए जंग आज़ादी के शहीदों को भी याद किया। चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खान का तस्करा किया। वहीं उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान को भी याद किया। रूप में विराजमान है। आजादी की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाकुल्लाह खां जैसे नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने की प्रेरणा दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद की
यही इलाहाबाद का कंपनी गार्डन उत्तर प्रदेश में अंग्रेज जब उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे और जब उनके रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं अब अंग्रेजों की गोलियों से नहीं शहीद होना चाहूंगा। यदि मैं शहीद होना चाहूंगा तो अपनी ही गोली से शहीद होना चाहूंगा। तो अपनी रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भुनते भुनते रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। वह चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बहनों भाइयों, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना थी जिसने की अपनी शहादत देने की प्रेरणा उन्हें दी थी। मैं याद करना चाहता हूं अशफाकुल्ला खां को। 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में उसे फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शहादत देने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्ला तुम पागल हो गए हो? फांसी के तख्त पर खड़े होकर? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? अशफाकुल्ला ने कहा, क्या मजिस्ट्रेट, क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह फांसी का फंदा, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। और उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक झंगड़ पर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह संकल्प लेने वाला भी कोई था तो ब्रिगेडियर उस्मान थे। बहनों भाई, यहीं पर मुझे याद आ जाती है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने भी यह संकल्प लिया था कि जब तक मेवाड़ को मैं आजादी नहीं दिला लूंगा तब तक मैं पलंग के ऊपर नहीं सोऊंगा। वैसा ही संकल्प ब्रिगेडियर उस्मान ने भी लिया, जब तक झंगड़ के ऊपर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर मैं नहीं सोऊंगा। यह ब्रिगेडियर उस्मान का यह संकल्प। और बड़ी खबर मगरबी बंगाल से, जहां मुबैना टीचर भर्ती घोटाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि घोटाला मामले में अर्पिता मुखर्जी की अर्जी पर फैसला महफूज रखा गया। अर्पिता मुखर्जी ने जमानत की अर्जी दी थी। ईडी ने किया है अर्पिता मुखर्जी के रिमांड का मुतालबा। मामले की कई जावियों से तफ्तीश ईडी करना बाकी है, ईडी ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मगरबी बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां मुबैना टीचर भर्ती घोटाला मामले में अर्पिता मुखर्जी की अर्जी पर फैसला महफूज रखा गया है। अर्पिता मुखर्जी ने जमानत की अर्जी दी है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की रिमांड का मुतालबा किया है। मामले की कई जावियों से तफ्तीश करना बाकी है, ये ईडी का बयान है। ईडी ने कहा है कि अभी इसमें कई एंगल से हम जांच पड़ताल करेंगे, तफ्तीश करेंगे, क्योंकि ये मामला काफी संगीन है, काफी बड़ा है। मगरबी बंगाल में टीचर भर्ती से जुड़ा हुआ काफी बड़ा मामला बताया जा रहा है। ये मामला ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए भी बहुत संगीन है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी टीएमसी की करीबी मानी जाती हैं और उनकी अर्जी पर फैसला महफूज रखा गया। अर्पिता मुखर्जी ने जमानत की अर्जी दी है, लेकिन ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की रिमांड का मुतालबा किया है और ईडी ने कहा है कि इस मामले की कई जावियों से अभी तफ्तीश करना बाकी है। तो ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की रिमांड का मुतालबा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां ईडी ने कहा है कि इस पूरे मामले की कई जावियों से जांच करना बाकी है। मगरबी बंगाल में मुबैना टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी की अर्जी पर फैसला महफूज रखा गया है। अर्पिता मुखर्जी ममता बनर्जी की काबीना के एक वजीर की करीबी बताई जाती हैं और तस्वीरें भी कुछ देर पहले की। मगरबी बंगाल में मुबैना टीचर भर्ती घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जहां पर अर्पिता मुखर्जी की अर्जी पर फैसला महफूज रखा गया है। अर्पिता मुखर्जी ने जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन ईडी ने कहा है कि अभी
कई जावियों से इस पूरे मामले की छानबीन होनी है। इस वजह से अभी अर्पिता मुखर्जी से मजीद पूछताछ की जाएगी। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। शिवसेना पर दावे को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कैंप और एकनाथ शिंदे ग्रुप के दरमियान जंग जारी है। उद्धव शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के बगैर शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश न करें, हम खामोश रहने वाले नहीं। मैं भाषण सुन रहा था हमारे प्रिय मित्र देवेंद्र जी का कि हमने कैसी दगाबाजी की, शिवसेना ने क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हमने ये शिवसेना की सरकार। कौन सी शिवसेना? ठाकरे जी के बगैर शिवसेना बन सकती है क्या? बाला साहब ठाकरे जी के बगैर, उद्धव ठाकरे जी के बगैर आप ये देश सोच भी सकता है शिवसेना? आप किसको खत्म करना चाहते हो? इसलिए मैंने ट्वीट किया है कि आप कैसे झूठ बोल रहे थे।
आपने कहा है उस वक्त 2019 में पावर शेयरिंग 50-50 पदों का भी बंटवारा 50-50, उसमें मुख्यमंत्री पद भी है, बाद में आपने पलटी मारी है। यह आपने आज मैंने बताया है, आप कितने झूठ बोल रहे हो। और लाउड स्पीकर बंद करो, आपकी जो लाउड स्पीकर नहीं है, अपनी तो पुंगी है, लाउड स्पीकर शिवसेना का है, बजेगा चलेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, हमारा आवाज दबाने की वो चलता रहेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को वो फूड कैपिटल इंडिया बनाने की तरफ काम करेंगे। जितने भी दिल्ली में फूड हब्स हैं उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। फिलहाल 2 हब्स को मुंतखब किया गया है। एक फूड कैपिटल ऑफ इंडिया वैसे तो कहा जाता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से इसको आगे इस कॉन्सेप्ट को हम ले जाने का हमने प्लान बनाया है। दिल्ली के जितने फूड हब्स हैं उन फूड हब्स को डेवलप किया जाएगा। कोई ऐसा है जहाँ पे तिब्बतन खाना अच्छा मिलता है, कहीं ऐसा है जहाँ चाइनीज़ खाना अच्छा मिलता है, कहीं ऐसा है जहाँ पंजाबी खाना अच्छा मिलता है, कहीं ऐसा है जहाँ, और कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे हर तरह का खाना मिलता है। फूड हब्स हैं दिल्ली के अंदर। इन फूड हब्स को डेवलप करने का हमारा प्लान है। इन फूड हब्स के अंदर एक तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, वहाँ का सड़कें, बिजली, पानी, सफाई, वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। दूसरा, उस फूड हब के अंदर फूड सेफ्टी का हम पूरा इंतजाम करेंगे, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से बांग्लादेशी मौलाना को मुजाहिद आज़ादी के तौर पर पेश करने का मामला सामने आया है, जिस पर काफ़ी तनाज़ा खड़ा हो गया है। बढ़ते तनाज़े को देखते हुए पोस्टर से फोटो को हटाया गया है। दरअसल दिल्ली के जामिया नगर इलाके में आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्रीडम फाइटर फाउंटेन बनाया गया था। इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी, खासतौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जुड़े मुजाहिदीन की तस्वीर आवेजा की गई थी। इन तस्वीर में मौलाना महमूद हसन देवबंदी की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन यह तस्वीर बांग्लादेश के एक आलिम की बताई गई। हमारे नुमाइंदे ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। दिल्ली में मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरों को लेकर विवाद हुआ और एक मुजाहिद आज़ादी महमूद हसन की तस्वीर को फ्रीडम फाइटर पार्क से हटाना पड़ा। इस वक्त हम उस पार्क के सामने मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो महात्मा गांधी की तस्वीर है वो लगी है, उसके बाद जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद एक जगह खाली दिख रही है और उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, शहीद अशफाकुल्ला खान और आगे भगत सिंह, सुखदेव और हकीम अजमल खान, डॉक्टर अब्दुल मजीद ख्वाजा, डॉक्टर एम ए अंसारी, ये तमाम लोगों की तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं। लेकिन जहाँ पर जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, दरअसल यहाँ पर जो तस्वीर लगी थी वो लगी थी मौलाना महमूद हसन देवबंदी की। लेकिन उस तस्वीर को बताया तो गया था कि ये उनकी तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर दरअसल भारत की नहीं थी बल्कि बांग्लादेश के एक मौलाना की थी, जिस पर विवाद हुआ और उस विवाद के बाद इस तस्वीर को हटा दिया गया है। तो पूरे तौर से एक गलती की गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पूरे बोर्ड लगाए हैं। तो ये जो पार्क है ये भी सरकार की तरफ से बनाया गया था, लेकिन उसमें गलती की गई थी, जिसको अब एक तरीके से सुधार लिया गया है, या कहना चाहिए कम से कम वो फ़ोटो यहाँ से जो गलत फ़ोटो था उसको हटा दिया गया है। कैमरामैन अनिल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजीर दिफा और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरों और कारकुनों को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पार्टी कारकुनों से यह भी कहा कि असेंबली इंतखाबात बहुत जल्द मुनक्किद होने का इम्कान है और इस तरह इन्हें इन अहम इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आज जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के सरकर्दा लीडरों के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत करते हुए यह तबसरा किया। सिंह ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में पार्टी लीडरों से राय ली और इन्हें जमीनी सतह पर पार्टी की बुनियाद को मजीद मजबूत करने और मोदी क़यादत वाली हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह करने के बारे में कीमती तजावीज़ दी। श्रीमान राजनाथ सिंह जी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने पूर्व सैनिकों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चर्चा की है। इस कार्यकर्ताओं की बैठक में यहाँ जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों पर चर्चा हुई, सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई, वहीं संगठनात्मक विषयों पर भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ चर्चा हुई है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए बहुत सारे नेता
जो जम्मू कश्मीर के नए पुराने उनको व्यक्तिगत जानते हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के विधानसभा को लेकर तैयार है। डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने आज जम्मू दौरे के दौरान यहाँ जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनके साथ की। जो बीजेपी J&K बीजेपी के कोर मेंबरान हैं, तकरीबन 25 लीडर जो टॉप लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ बात की, उनके साथ रिव्यू लिया, फीडबैक लिया और ज़्यादा तौर पर जो असेंबली के इलेक्शंस होने की चर्चा है कुछ महीने के बाद, उस पर पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, पार्टी किस तरह से और ज़्यादा मजबूत होगी, क्या क्या मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में, किन लोगों के साथ अलायंस कर सकते हैं, जो पोटेंशियल अलायंस पार्टीज हो सकती हैं बीजेपी की आगे के असेंबली इलेक्शंस के लिए, और कहाँ कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ पे कमियाँ हैं पार्टी को, और किस तरह से पार्टी ने जो 50 का आंकड़ा पार करने का जो हलफ लिया है, जो एक टारगेट दिया है, उसको किस तरह से पूरा करेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इन पर मंथन बीजेपी के जो शीर्ष नेताओं के साथ राजनाथ सिंह ने किया। आगे देखना पड़ेगा कि इस मीटिंग का कितना असर होगा और पार्टी क्या नया लाएअमल अपनाएगी जिससे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने दम पर आगे चुनाव में कामयाबी हासिल करे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।